डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। इजराइल और हमास के युद्ध में कूदे हूती विद्रोही इंटरनेशनल जहाज़ों को टारगेट करने में लगे हैं। हूती विद्रोहियों की ओर से फिर एक बार जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। इस बार 25 भारतीय क्रू मेंबर वाला एक जहाज़ भी हूतियों के निशाने पर आया है। हूतियों की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया है। यूएसएस सेंट्रल कमांड ने इस हमले की जानकारी दी है। इससे पहले शनिवार को गुजरात तट के करीब एक जहाज़ पर हमला किया गया था। पेंटागन के मुताबिक यह हमला ईरान ने किया था। लाल सागर में हुए हमले को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है 23 दिसंबर को 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को दक्षिणी लाल सागर में दागा गया। ये मिसाइल हूती कंट्रोल वाले यमन से दागा गया था। इस हमले में किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं हुआ है। बयान के मुताबिक यमन के समय के हिसाब से दोपहर 3 से रात 8 बजे के बीच अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस लेबून ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के कारण लाल सागर में गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान हूती नियंत्रण वाले इलाकों से 4 ड्रोन यूएसएस लेबून की ओर दागे गए, जिन्हें मार गिराया गया है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे अमेरिकी कमांड को 2 जहाज़ों पर हमले की सूचना मिली। नॉर्वे के झंडे और स्वामित्व वाले रासायनिक टैंकर एमवी ब्लामेनन पर हूती विद्रोहियों की ओर से ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें जहाज़ बच गया। वहीं दूसरा जहाज़ एमवी साईं बाबा है, जिस पर भारतीय झंडा था, लेकिन इसका स्वामित्व गैबोन के पास है। हालांकि इंडियन नेवी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह भारतीय झंडे वाला जहाज़ नहीं है। जहाज़ पर 25 भारतीय क्रू मेंबर हैं। ये कच्चा तेल टैंकर है जिस पर एक तरफा ड्रोन हमला किया गया। इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ है। भारतीय तट के करीब शनिवार को एक जहाज़ पर ड्रोन से हमला किया गया था। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला ईरान की ओर से किया गया है। गुजरात तट से 370 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ। हमले के कारण जहाज़ पर आग लग गई, लेकिन उसे बुझा लिया गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। घटना के दौरान मदद के लिए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड पहुंचे। ईरान ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पेंटागन के मुताबिक ईरान का यह 2021 से 7वां हमला है। ये अब हम बात करते हैं इसराइल ने जो एक सुरंग खोजी है गाज़ा में, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर की है। इजरायली सेना ने कहा है कि इसकी लागत लाखों डॉलर थी। इसके निर्माण में कई साल लग गए। इस परियोजना का नेतृत्व हमास प्रमुख याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद याह्या ने किया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड किया था। मार्गों के छतरे में जल निकासी प्रणाली, बिजली, वेंटिलेशन, सीवेज और एक संचार नेटवर्क के साथ साथ रेल की भी सुविधा है। फर्श ठोस मिट्टी से बना है, जबकि इसकी दीवारें प्रबलित कंक्रीट से बनी है। इसका प्रवेश द्वार 1.5 सेंटीमीटर आधा इंच मोटी दीवारों वाला एक धातु सिलेंडर है। इजरायली सेना द्वारा जारी फुटेज, जिसके बारे में उसने कहा कि इसे हमास द्वारा फिल्माया गया था, में एक छोटे निर्माण वाहन को सुरंग में ले जाते हुए दीवारों पर अस्तर के लिए प्री कास्ट कंक्रीट से भरा एक व्यापक अस्थायी गोदाम, कच्चे बिजली उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी के नीचे खुदाई करने वाले श्रमिकों को दिखाया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसे सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार रखे हुए मिले हैं, जो किसी हमले में इस्तेमाल के लिए तैयार थे। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचेट ने कहा कि हमास ने इस परियोजना में भारी संसाधन खर्च किए हैं और ऐसा केवल एक उद्देश्य इजराइल राज्य उसके निवासियों पर हमला करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि सुरंग जानबूझकर इरेज क्रॉसिंग के पास बनाई गई थी, जिसका उपयोग इजरायली फिलिस्तीनी श्रमिकों और चिकित्सा देखभाल के लिए यात्रा करने वालों के कड़ाई से नियंत्रित प्रवेश की सुविधा के लिए करता है। उन्होंने कहा कि हमास के लिए गाज़ा के लोगों का समर्थन करने की तुलना में इजराइल के लोगों पर हमला करना प्राथमिकता बनी हुई है। नवीनतम इजरायली आंकड़ों के अनुसार समूह ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें 1400 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे, और लगभग 250 को बंधक बना लिया। जवाब में इसराइल ने हमास को नष्ट करने की योजना बनाई और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गाज़ा पट्टी पर लगातार बमबारी या ज़मीनी आक्रमण शुरू किया। गाज़ा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है युद्ध के दौरान इसराइल ने 18,800 से अधिक लोगों को मार डाला है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना द्वारा गाज़ा मेट्रो करार दिया गया है। तटीय क्षेत्र के नीचे सुरंगों की भूल भुलैया को शुरू में 2007 से इसराइल मिस्र की कुचलने वाली नाकाबंदी को रोकने के लिए तरीके के रूप में तैयार किया गया था। मिस्र की सीमा के नीचे और सिनाई रेगिस्तान में सैकड़ों सुरंगें बनाई गई हैं, जिससे लोगों, सामानों और हथियारों को बाहरी दुनिया से गाज़ा में प्रवेश करने की अनुमति मिली। इसराइल के साथ 2014 के युद्ध के बाद से सुरंग नेटवर्क का विस्तार किया गया और हमास ने अपने रॉकेट लॉन्च की सुविधा के लिए इसका लगातार उपयोग किया है। अमेरिकी रक्षा मानवी वेस्ट पॉइंट ने मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट 17 अक्टूबर को प्रकाशित एक अध्ययन में कहा कि 500 किलोमीटर
तक फैली 1300 सुरंगें थी। इजरायली सेना ने दिसंबर की शुरुआत में कहा था कि उसने 800 से अधिक सुरंगों की खोज की है, जिनमें से 500 नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह इजरायली मीडिया में आई रिपोर्टों में कहा गया कि सेना भूमध्य सागर से पंप किए गए समुद्री जल से सुरंगों को भरने पर विचार कर रही है और पहले ही सफल परीक्षण कर चुकी है। आइए हम फिलीपींस के बारे में बात करें। फिलीपींस ने चीन के साथ बढ़ते समुद्री तनाव के बीच अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए फिलीपींस ने F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अमेरिका से बातचीत भी शुरू कर दी है। अमेरिका में फिलीपीन राजदूत जोस मैनुअल रोमुअल्डेज ने कहा कि उनका देश अमेरिका से F-16 के संभावित अधिग्रहण को लेकर चर्चा कर रहा है। उन्होंने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि फिलीपींस लंबे समय से अमेरिकी F-16 की ताकत की निगरानी की है, इससे F-16 की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। ऐसे में फिलीपीन वायुसेना अपनी ताकत में इजाफे के लिए अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है। रोमुअल्डेज ने एक F-16 की माहौल में खुद को ढालने की क्षमता और पिछले युद्धों में उसकी बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा, हवा से जमीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। संभावित सौदे पर चर्चा करते समय फिलीपीन के राजदूत ने कोई विशेष समय सीमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर खुली चर्चा जारी है। हालांकि फिलीपीन बिल्कुल नए विमान खरीदने के बजाय पुराने F-16 को खरीदने पर ज़्यादा विचार कर रहा है। राजदूत ने फिलीपीन के खरीद कानून से पैदा होने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया है। इस कानून के अनुसार फिलीपींस सेकेंड हैंड हथियारों को नहीं खरीद सकता है। ऐसे में फिलीपींस को अमेरिका से पुराने F-16 खरीदने के लिए अपने हथियार खरीद कानून में बदलाव करना होगा। रोमुअल्डेज ने कहा कि नए लड़ाकू विमानों को खरीदने पर फिलीपींस को भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे में थोड़ा इस्तेमाल किए गए विमान का चयन करना व्यवहारिक और अधिक लागत प्रभावित समाधान प्रस्तुत कर सकता है। बहरहाल अगर F-16 सौदा सफल होता है तो इससे फिलीपींस की हवाई युद्ध क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि होगी।